नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो यार, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, व्हाट आर दोज रीजंस, उन यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी अभी क्या खबर आई है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया है और वो कहीं और चली गई हैं। तो बात करते हैं पूरा मुद्दा क्या है इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखो दोस्तों, ये बात आज शुरू नहीं हुई, ये बात बहुत पहले शुरू हुई। द रीजन बीइंग कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़े से पास्ट में। कितने पास्ट में? देखो यार, आप लोग जानते हो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है कि 1947 में बांग्लादेश बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान था, डिवीजन हुआ था। एंड ईस्ट पाकिस्तान कुछ इस तरीके से था, देखो यार, कि पाकिस्तान यहाँ पर है और बांग्लादेश यहाँ पर है। पाकिस्तान की जो मेन गवर्नमेंट थी यहाँ पर थी, और वो लोग रूल करते थे, द पीपल हु लिव हियर। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये पता चलती है कि जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग करते थे यहाँ के लोग। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाले लोग और यहाँ वाले लोग के बीच में कल्चरल चेंजेस बहुत सारे होंगे, और लैंग्वेज बैरियर भी था। तो जो भी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग, वो काफी हद तक निग्लेक्ट किया जाता था। और जो हायर अथॉरिटीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वहां पर भी कम उनको आका जाता था। अब हुआ क्या कि उसके बाद इलेक्शंस हुए 1971 में, और 1971 में टोटल एक आवामी लीग करके पार्टी आई। और आवामी लीग पार्टी ने टोटल हम मान सकते हैं कि कितना, 167 सीट्स यहाँ पर अचीव करी। 167 सीट यहाँ पर अचीव करी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि टोटल ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मिलाकर 300 सीट्स थी। अब 300 सीट्स तो टोटल थी, वैसे 167 सीट सिर्फ आवामी लीग के पास आ गई थी। और आवामी लीग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम के ऊपर? आवामी लीग के अध्यक्ष थे उस टाइम के ऊपर मिस्टर, दिखाता हूं मैं आपको, मिस्टर शेख मुजीबुर रहमान। ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी के फादर साहब थे। तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान जी थे, ये उस टाइम पे जीते थे, कहाँ से? ईस्ट पाकिस्तान से। पर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे, उनको ये चीज नागवार निकली। उनको समझ नहीं आया कि भैया इतनी दूर बैठा है बंदा, वो हम लोगों के ऊपर कैसे राज करेगा, वो हम लोगों को बताएगा कैसे पार्टी चलानी है। तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो आज पाकिस्तान है, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो भाई नहीं मानते इस इलेक्शन को, इतनी दूर बैठे हैं वो लोग, क्या मतलब इस चीज। तो उन्होंने भाई अबॉलिश कर दिया उस इलेक्शन को, और वहां पे मिलिट्री रूल आ गया। और वहां से मिलिट्री भेजी गई ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कि भाई अब तुम भाई हमारे हिसाब से काम करो। लेकिन इन्होंने, किन्होंने, शेख मुजीबुर रहमान जी ने डिक्लेयर किया कि भैया नहीं, हम तो भैया इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको तुम ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ नहीं रहना। ठीक है, हमको एक अलग से इस एक कंट्री बना कर दो, हम लोग को तुम्हारे अंडर में काम नहीं करना है। तो ये चीज हुई। उसके बाद में एक लिबरेशन वॉर हुई, लिबरेशन वॉर बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। करीबन 9 महीने तक वो लिबरेशन वॉर चली। और वो जो लिबरेशन वॉर चली, उसमें दो पार्टीज थी, एक पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान और एक पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के जो भी मेंबर्स थे, जो भी सोल्जर्स थे, तो लड़ाई करे थे, उनको बोला गया मुक्ति वाहिनी। क्या बोला गया? मुक्ति वाहिनी। और जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़े बांग्लादेश में ही, तो बोला गया रजाकार्स। क्या बोला गया? रजाकार्स। अब ये हम समझ गए कि मुक्ति वाहिनी क्या है और रजाकार क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद में। ठीक है, और ये जो शेख मुजीबुर रहमान जी थे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर आपके बनकर आए हैं, और ये इंडिपेंडेंट इन्होंने बोल दिया कि भैया अब हमारा देश इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुक्ति वाहिनी और रजाकार्स के बीच में एक तरीके से वॉर हुई थी, और काफी मास मर्डर्स भी हुए थे उस टाइम पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ जो अभी पाकिस्तान की है। लास्ट के 2 हफ्ते में इंडिया ने सपोर्ट किया था, और इंडिया के सपोर्ट से ये अलग से देश बन के आया था। ये तो हो गई चलो पास्ट की बात। अब बात करते हैं कि रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ। जब ये शेख मुजीबुर रहमान जी ने देखा कि यार जो हम जीते हैं, हमारा अलग से देश बना है, ये किसकी वजह से बना है? ये जो मुक्ति वाहिनी सेना है, इनकी वजह से बना है। ठीक है, तो जितने भी आगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, जितने भी जो बड़े पोस्ट होगी, उनके ऊपर 30% का रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया। किसको? मुक्ति वाहिनी के लोगों को। किसको? मुक्ति वाहिनी के लोगों को।
कितना 30% का रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया। चलो ये बात समझ में आ गई कि 30% का रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया है। अब हुआ क्या कि जब धीरे धीरे आगे बात चलती रही तो फिर आगे जाकर जो मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे जो ऑलरेडी फाइट कर चुके थे वो लोग एग्जाम में तो बहुत कम ही बैठते थे, ठीक है ना। तो 30% का रिजर्वेशन बहुत भारी पड़ने लगा बाकी लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कम मार्क्स आएंगे और किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा खराब लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज होने लगी और ये बहुत ज्यादा तादाद में होने लगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि बाद में जब काफी सारी पेटिशंस लगी और चेंजेस आए तो करीब करीब 97 में, जी हाँ 1997 में क्या हुआ कि ये बोला गया कि मुक्ति वाहिनी वाले तो भाई एग्जाम नहीं देते अब, तो इनके जो बच्चे लोग हैं, इनके जो बच्चे लोग हैं वो भी ये 30% कोटा का फायदा उठा सकते हैं। जब थोड़ा और आगे साल बढ़ा तो 2012 में क्या हुआ कि बोला कि यार मुक्ति वाहिनी सेना के जो पोते लोग हैं, पोते पोती लोग हैं, वो इस 30% का फायदा उठा सकते हैं। अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा अग्रेशन था 2009 में। जो इनकी पुत्री थी है जो महबूबा मुफ्ती नहीं, शेख हसीना, तो वो पावर में आई 2009 में। उनका भी यही कहना था कि भाई इसके लिए मेरा कोई मत नहीं है ज्यादातर, मैं और मेरे हिसाब से मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं ये बोलूंगी कि भाई मिलनी चाहिए। जो उनके फादर ने बोला था उसी को कंटिन्यू करते हुए। अब आगे क्या हुआ कि 14 जुलाई, अच्छा उससे पहले 2018 में एक प्रॉब्लम हुई। 2018 में क्या प्रॉब्लम हुई कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्ट में ये चीजें हुई कि भाई कि हमको ये रिजर्वेशन हटाना ही हटाना है, कि भैया तुमने तो उनके पोतों को भी दे दिया तो ये तो गलत बात है, ये रिजर्वेशन आप हटा दीजिए। और अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो जनरल पर्सन के लिए ऑलमोस्ट 56% टोटल पॉपुलेशन का वहां पर रिजर्व्ड है, तो जनरल पर्सन के लिए 44%, 44 to 45% ही बचता था। अब उस केस में क्या आ गया कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करे 2018 में। अब भयंकर प्रोटेस्ट करे और प्रोटेस्ट इतने ज्यादा करे कि भाई एट लास्ट जो शेख हसीना है उन्होंने बोला कि भाई चलो अबॉलिश करते हैं इसको, अब 30% रिजर्वेशन नहीं होगा, छोड़ो भैया नहीं होगा रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब 30% रिजर्वेशन का टेंशन खत्म। तो ये पिछले 6 साल पुरानी बात है। अब 2024 में आगे क्या हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2024 में क्या हुआ, करीब करीब आप मान लो मार्च में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया ये जो तुम इतनी दिन टाइम से लड़ रहे थे कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कह दिया कि जून में 21 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये तो 30% का रिजर्वेशन है ये वापस से आएगा। अब ये बात सुनते ही लोगों में भाई साहब हाहाकार मच गया। हाहाकार ऐसा मचा कि भैया सब लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन फिर आ गई ईद की छुट्टी तो सब लोग ईद बनाने चले गए, ठीक है। लेकिन ईद बनाने के बाद फिर लोग बाग सड़कों पे आ गए और सब बिल्कुल जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। और उस टाइम पे जो शेख हसीना जी है उन्होंने कर दी एक गलती। क्या गलती करी देखो सुनते हैं। जिस गलती की वजह से भीड़ का गुस्सा और भी भड़क गया, गलती के बारे में सुनते हैं। उन्होंने बोला कि अरे भाई अब जो फ्रीडम फाइटर या मुक्ति वाहिनी के लोगों को अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो क्या रजाकार्स को देंगे। ये रजाकार टर्म वो है जो लड़े थे किसके जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़े थे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड इट। तो ये जो चीज सुनी लोगों ने का गुस्सा और भड़क गया। ये रजाकार बहुत ही ज्यादा ऐसा टर्म है, खराब टर्म माना जाता है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, बिकॉज ये वो लोग थे जो अपोजिट पार्टी से लड़े थे जो बांग्लादेशी ही थे, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ये बहुत ज्यादा ही जबरदस्त तरीके से बैकफायर कर गई जो शेख हसीना जी हैं उनके लिए। और लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया, इतना ज्यादा लोगों का गुस्सा भड़का एट लास्ट जाकर करीब करीब आप मान लीजिए 21 जुलाई को फाइनल एक वर्डिक्ट आया कि भाई पूरा का पूरा जो ये कोटा सिस्टम है ये खत्म, पूरा कोटा सिस्टम है ये खत्म करते हैं। कोई कोटा सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और 93% आपका मेरिट के ऊपर रहेगा। 93% आपका मेरिट के ऊपर रहेगा और सिर्फ 7% कोटा रखा गया अलग अलग लोगों के लिए, थोड़ा मुक्ति वाहिनी लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से था। तो यहाँ पर एक अच्छी न्यूज थी, दिस इज अ गुड न्यूज। लेकिन अब असली मुद्दा अब शुरू हुआ कि यार ये सारी चीज तो हो गई, जो प्रोटेस्टर्स चाहते थे उनको वो चीज मिल गई,
लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई, प्रोटेस्टर्स ने बोला कि यार हमारे जितने भी लोगों को आपने बंद कर रखा है अंदर, हमारे जितने भी लोग हैं जिनको आपने जेल में डाल रखा है इतने पूरे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट के दौरान। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये मुद्दा और बढ़ गया था, पहले वो सुन लो। क्या हुआ, जब वो प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक जो जो मिलिट्री की वैन्स होती है वो आ रही थी, उसपे यूएन का सिंबल लगा हुआ था। अब ये फैल गई इमेज कि भाई यूएन सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश वालों को, कि बांग्लादेश सरकार को प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। लेकिन बात यह है कि जो यूएन का सिंबल लगा हुआ था वो कुछ टैंक्स और कुछ क्राफ्ट थे जो बांग्लादेश ने बोरो किए हुए थे यूएन से, पर स्टिकर हटाना भूल गए उसका। तो वो उन्होंने उसी का उपयोग कर लिया, तो ये भी उन्होंने गलती करी। उसके हुआ इसका इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ भाई, देश दुनिया में खबर फैल गई कि भाई यूएन की भी बदनामी हुई कि भाई तुमने उनको दे रखी गाड़ियां, वहां से वो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं। यही प्रॉब्लम हो गई। अब जब ये सारा सेटलमेंट हो गया, ये 93% मेरिट वाला केस हो गया था 21 जुलाई को, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रोटेस्टर्स की एक मांग आई कि हमारे जितने भी लोग जेल में बंद हैं पहले तो उनको छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ऑफिशियल्स ने भैया हम पे जुल्म ढाए हैं, जितने भी ऑफिशियल्स ने हम पे अटैक किया है उसको तुम रेस्टिगेट करो। अब ये वो नहीं कर पाते थे, ये नहीं कर पाई शेख हसीना जी। तो शेख हसीना जी ने इसको बिल्कुल इनकार कर दिया, और इसके रिस्पॉन्स में जो भीड़ उमड़ी है, और इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है कि भैया कंप्लीटली बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भवन के पास पहुंच गई, प्राइम मिनिस्टर को तोड़ फोड़ कर दिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है काफी ज्यादा। और एट लास्ट जो कमांडर इन चीफ थे बांग्लादेश के, उन्होंने अब ये अनाउंस कर दिया है कि जो बांग्लादेश में बिल्कुल मिलिट्री रूल आ चुका है, शेख हसीना जी वहां से निकल चुकी है। एंड उसके बाद ये भी बोला गया है कि अब इंटरिम सरकार बनेगी जो कि डिफाइन करेगी कि आगे कैसा भविष्य होगा बांग्लादेश का। तो ये पूरी खबर थी बांग्लादेश के रिगार्डिंग, और क्यों ये इतना चर्चा में है और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको हमने डिटेल में समझा है यहाँ पे। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।